बेटा मैं यहीं क्लास में हूँ, बस थोड़ा नेट इशू कर रहा था जिसकी वजह से आगे पीछे हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वही। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा था इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में मैं आपको ये बता रहा था, लाइक सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इस इज इक्वल्स टू की वजह से आपको ये पता चला कि ये इक्वेशन है। फिर आपने देखना है वेरिएबल, और वेरिएबल की आपने देखनी है हाईएस्ट पावर। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वन, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अगर, दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी आपके पास वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वन है, इट मीन्स वो लीनियर इक्वेशन है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं बता रहा होता हूँ ये एमसीक्यूज में भी आती हैं। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर इसकी हाईएस्ट पावर वन है तो जितनी पावर होगी उतने ही उसके आंसर्स होंगे। अगर एक्स की हाईएस्ट पावर वन है तो उसके आंसर्स भी कितने होंगे? वन होंगे। आंसर्स भी कितने आएंगे उसके? वन आंसर्स होंगे। ठीक है। तो ये शॉर्टकट वर्डिंग में लिख रहा हूँ। जैसे लाइक सपोज x प्लस वन, आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने कि बेटा इसको सॉल्व करके दिखाएं। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने जस्ट क्या करना है, x इक्वल्स टू माइनस वन। इक्वेशन क्या थी? x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस वन, और यही इसका क्या है? आंसर। ठीक है। तो याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वन होती है और उसके कितने आंसर्स होते हैं? एक आंसर्स। तो आंसर्स नहीं कहते, इसको कहते हैं रूट्स। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं बेटा लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है, तो आप बताएंगे सर लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है। फिर मैं पूछूंगा बेटा उनके रूट्स कितने होते हैं, तो आप बताएंगे सर उसका एक ही रूट होता है। ठीक है, रूट्स नहीं, एक ही रूट होता है क्योंकि लीनियर है। तो यहाँ पर ये जो x है ये रूट है आपका। ठीक है, तो इसके रूट क्या है? वन। अब इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। इसके बाद आपके पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब था x की हाईएस्ट पावर वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? टू होती है। हाईएस्ट पावर टू। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर टू होती है तो इसके रूट्स कितने होते हैं? टू रूट्स होते हैं। अब इसकी इक्वेशन किस तरह? फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। लाइक आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी, ये आपके पास इक्वेशन है और इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। अब आपने क्या करना होता है? इसको फैक्टराइज करना होता है बाय मिडिल टर्म एक्सपेंशन, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप इसमें। एक्सरसाइज 6.8 में पढ़ के आ चुके हैं और चैप्टर 5 में मिडिल टर्म एक्सपेंशन पढ़ के आ चुके हैं आप। तो हम सबसे पहले इसके अगर फैक्टर्स बनाते हैं तो इसके फैक्टर्स होंगे 4 और 5। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 4 प्लस 5 एक्स प्लस 20, क्योंकि यहाँ पर मुझे 20 का एलसीएम लेना होता है। मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, तो आप इसको इस तरह एलसीएम लेते हैं इसका। तो मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम। और प्लस या माइनस करवाऊँ तो क्या आना चाहिए? सेंटर में जो आपके पास टर्म है वो आनी चाहिए। तो टू टू ज़ा फोर, और यहाँ पर क्या है? 5। तो 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसलिए मैंने 4 प्लस 5 लिख दिया। 5 प्लस 4 भी आप लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x प्लस 4, फिर यहाँ पर आप 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 4। तो यहाँ पर जो कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट वाली वैल्यू हो दोनों में सेम होनी चाहिए। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू हो वो सेम होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? जो सेम वैल्यू आई है वो एक दफ़ा लिख लें। जैसे x प्लस 4 सेम है तो एक दफ़ा लिख ली। अब जो आपने कॉमन लिया है उससे आप एक फैक्टर बना लें। जैसे यहाँ x प्लस 4 से पहले आपने कॉमन लिया था x, और x प्लस 4 से पहले यहाँ पर कॉमन लिया था 5, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या करते थे? अब आइदर करके आपको टीचर ने बताया होगा बेटा इसको अलग अलग करके लिख लो, तो फिर आप इसको इस तरह लिखते थे x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और फिर आपके पास वैल्यू आती थी x इक्वल्स टू माइनस 4, और यहाँ पर वैल्यू आती थी x इक्वल्स टू माइनस 5। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दी है
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें मैं क्या बताऊंगा। यहाँ पर आपके पास ये पूरी इक्वेशन है, जरा ध्यान से देख लें, ये पूरी इक्वेशन है। और कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है? 2। तो यहाँ पर ये भी x है, यहाँ पर x की पावर 1 है, बट पूरी क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 2। तो इसका मतलब है अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? 2। रूट्स का मतलब है आंसर्स, बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभी आप आंसर करते हैं। अब आप याद रखें ये जो आंसर्स हैं इक्वेशंस के वो क्या होते हैं? वो इसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जब हमने इसको सॉल्व किया मिडिल टर्म एक्सपेंशन से, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपके पास कितने रूट्स आए? इसके 2 रूट्स आए, मतलब 2 वैल्यूज आई हैं आपके पास x की, या आप ये कह सकते हैं आपके पास 2 आंसर आए, एक x का आंसर आया -4 और एक दूसरा x का आंसर आया -5। अगर आपने इसमें अभी कुछ पूछना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा बता देता हूं, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, तो √1, जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतने ही उसके आंसर्स होंगे, बस इतनी बात छोटी सी याद रख लें। इसके बाद हम जाएंगे क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तीसरी आती है क्यूबिक इक्वेशन। अब देखें यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर होती है 3। अब हाईएस्ट पावर 3 होती है तो आंसर्स भी किसके कितने होंगे? 3, जिनको हम आंसर्स नहीं क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो अगर क्यूबिक आपके पास इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है तो उसके आंसर्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। लाइक सपोज अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, इसको सॉल्व नहीं करवा सकता अभी मैं, x³ - 1 = 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें आपके पास x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर्स भी कितने आएंगे? 3 आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब वो किस तरह सॉल्व होंगे वो हम इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर तो खैर सॉल्व नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन के बाद आती है बाय क्वाड्रेटिक, मतलब अगर आप देखें तो उसमें x की हाईएस्ट पावर 4 होती है, तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके रूट्स कितने होंगे? 4। अब आपको ये क्लियर है कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है और रूट्स क्या होते हैं? अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, नहीं है तो भी बता दें। तो यहाँ पर जस्ट अभी रमीज ने भेजा है मैसेज, समीर ने कहा है क्लियर, रमीज ने कहा है क्लियर। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो मैं बार बार देखें ये बोलता तो रहूंगा लेकिन बट फिर कोई पूछेगा ना तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि भाई आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था कुछ चीज़, लेकिन मैं डेली बताता रहता हूँ। ठीक है, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा कि इसके रूट्स इतने हैं, इसकी हाईएस्ट पावर इतनी है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, ये पता होनी चाहिए। अब एमसीक्यूज भी फिर जब आप पूछेंगे तो किस तरह के आते हैं, इसी में से जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन्हीं में से आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लें कि सर क्या बता रहे हैं और फिर क्या होगा। तो यहाँ पर सारे कुरैशी ने बताया है, अमानुल्लाह ने बता दिया सर क्लियर, लाइबा असलम, हम्माद, फाजिल, तो आप सबने बता दिया क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जरा इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और अदरवाइज। कह रहे हैं यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लें या जो आपको मेथड आता है आप उस तरीके से कर लें, मर्जी आपकी है। तो हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1। अच्छा मुझे एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैट्रिक में किस किस ने पढ़ा है? मैट्रिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस किस ने पढ़ा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं मैट्रिक पढ़ाता था तो टीचर्स जो हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करवाते बच्चों को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बच्चों को नहीं करवाते। लेकिन रेशियो जो है वो 80% ना का है, 20% हाँ का है। 20% टीचर्स करवाते हैं, 80% टीचर्स नहीं करवाते, क्योंकि वो पेपर में भी नहीं आता कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मुझे यस यहाँ पे ये बता दें आपने किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर या नहीं। देखें अगर आप नहीं बताएंगे तो इसमें फिर लॉस आपका ही होगा, फिर मैं आपको इससे डिस्कस भी नहीं करूँगा कंप्लीटिंग स्क्वायर।
जस्ट मैं जाहिर सी बात है फैक्टराइजेशन मेथड आपने किया है सॉल्व, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड बता दूंगा और फिर आगे चलेंगे, बस खत्म। फिर आप बोलेंगे सर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कहाँ से आया, भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर भी पता होना चाहिए। तो बहरहाल रमीज़ ने कहा है सर नहीं करवाया, सैयद अमानुल्लाह ने कहा है सर करवाया था, लाइबा ने कहा नहीं करा, हम्माद ने कहा नहीं, और सारे कुरैशी ने कहा नहीं। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड किया है, तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पर जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, पहले हम वो करेंगे। और पार्ट लिखा हुआ है आपके पास 2t माइनस 1 5t माइनस 1 इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा एक पार्ट है, मीन सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल है t, जिसमें वेरिएबल क्या है t। अब यहाँ पर जब वेरिएबल t है तो अब एक चीज़ यहाँ समझ लें, आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन की फॉर्म में आपने इसको लिखना है जिसमें डिफरेंट टर्म्स होंगी। जैसे 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, तो हम 10 लिख देते हैं। t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर, लिख दे दिया। अब यहाँ पर इस 2t को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2t। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5t से, एरोज मैं बना रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें ताकि गलती नहीं हो। तो -5t आ गया, माइनस माइनस मीन्स -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब यहाँ पर है 10t स्क्वायर, ये दोनों हैं लाइक टर्म्स, तो माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस की आती है, -70 प्लस 1 माइनस का 13, जो 13 आपके पास राइट हैंड साइड पर है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें और अब इसको आप लिख लें 10t स्क्वायर माइनस 70 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई आपके पास पूरी इक्वेशन। अब आप मुझे इसमें बताएं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है और इसके आंसर्स कितने होंगे। देखिए ये जनरल बात है, अब आपने डायरेक्टली बताना है, ये नहीं पूछ रहा कि आंसर्स क्या होंगे, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आंसर्स कितने होंगे इसके और आंसर्स किस फॉर्म में होंगे। मैं फॉर्म का मतलब बता देता हूँ, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल है t, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ बेटा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप मुझे बता रहे हैं सर इसकी हाईएस्ट पावर है 2। अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा इसमें कितने आंसर्स होंगे। अब मैं आंसर्स आप लोगों की वजह से बोल रहा हूँ यहाँ पर बार बार, इसलिए बता रहा हूँ आंसर्स कितने होंगे, तो आप बताएंगे सर 2। ठीक है, तो इसी तरह जब मैं पूछूं ना कुछ दिनों के बाद, मतलब एक हफ्ते के बाद कि बेटा इसके कितने रूट्स होंगे, तो आप बताएंगे सर 2 रूट्स होंगे। मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे सर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो मैं पूछूंगा किस फॉर्म में आएंगे, तो आप बोलेंगे सर वेरिएबल जो है यहाँ पर t है, तो t की फॉर्म में आंसर्स आएंगे, मतलब t के 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दिया समीर ने कि सर 2 आंसर्स होंगे और सारे कुरैशी ने कहा सर 2 रूट्स होंगे। गुड, रूट्स अपना कहना शुरू कर दें। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, आपने ज़िंदगी में एक चीज़ पढ़ी है लेकिन उसका नाम नहीं पता। ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट किसने पढ़ा है? ये प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट मुझे बता दें यस और नो करके। अगर ये चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट? मैट्रिक में किसने पढ़ा, ये बता दें ज़रा, क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं चाहूँ डायरेक्टली सॉल्व करवाऊँ, जान छोड़ाऊँ, बट नहीं करना इस तरह। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ये पूरा समझ लें फर्स्ट ईयर है, अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई कर रहे हैं बट कुछ जो हैं वो नहीं कर रहे। तो प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अब देखें मैं देखूँ, मैं बोलूँ वाह भाई वाह, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे बोलूँ हम्माद ने लिखा है सर पढ़ लिया, मतलब नहीं पढ़ा, उन्होंने लिखा है नहीं लिखा। रमीज़ ने कहा नो सर, लाइबा ने कहा सर नहीं पढ़ा। तो बस 3 बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो 3 बच्चों को बता देता हूँ। बाकी भी क्लास में मौजूद हैं, बाकी सारे सोच रहे हैं कि रिप्लाई करके फ़ायदा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, जो बच्चे पूछ लेंगे तो सर बता देंगे। समीर ने कहा है कि नहीं पढ़ा। अब देखें 4 बच्चों ने कहा है पढ़ा है, 4 ने कहा नहीं पढ़ा। तो अब जिनका मैसेज नहीं आ रहा
ठीक है, जिनका मैसेज नहीं आ रहा तो समझ रहा हूँ मैं उनको कि उन्होंने पढ़ लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट किस किस को पता है? पढ़ा नहीं है, लेकिन पता किस किस को है कि होता क्या है। एक चीज होती है पढ़ना, जैसे ना मैं आपसे बोलता हूँ बेटा आर्चिमेदेस प्रिंसिपल किस किसने पढ़ा है, तो अब आप बोलेंगे सर आर्चिमेदेस प्रिंसिपल पढ़ा है हमने, लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे कि होता क्या है। हो सकता है आपको माइंड में तो होगा ना टॉपिक है, हमने टॉपिक तो पढ़ा है आर्चिमेदेस प्रिंसिपल या पास्कल प्रिंसिपल किसने पढ़ा है फिजिक्स में, तो आप बोलेंगे हमने पढ़ा है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि हो पास्कल प्रिंसिपल है क्या, मैं जस्ट अभी पूछा था प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं पता मतलब नहीं पढ़ा, लेकिन होता क्या है, आप पढ़ा नहीं है लेकिन आपको ये पता है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये चीज आपको पता है कि बहरहाल मुझे ही बताना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब देख लें इसमें प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट क्या होता है। कोई से भी दो नंबर आपको अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए जाएं, देखिए मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, क्या जनरल फॉर्म, जैसे एक वेरिएबल है मेरे पास a और दूसरा वेरिएबल है b, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये आपको पता होगा, ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केटों में हम लोग बेचते हैं, ठीक है, ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है। डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट ईयर में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगाएंगे, जस्ट डॉट लगाएंगे, डॉट यूज करेंगे, या फिर हम इसकी जगह ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर a डॉट बी हो मीन्स यहाँ पर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और वो किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। ये जो लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट, जीरो का मतलब और प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जीरो का मतलब किसके इक्वल होंगे? वो दो नंबर जीरो के इक्वल होंगे। ये चीज समझ में आई? अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो और वो किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो, तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको कहते हैं आइदर आइदर जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों को फिर जीरो के बराबर कर देते हैं, जैसे a इक्वल्स टू जीरो, b इक्वल्स टू जीरो। जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे और मल्टीप्लाई होने के बाद जो उनका आंसर था मतलब जीरो था, तो अब आप क्या करोगे? उन दोनों को जीरो के बराबर कर दोगे। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट, सिंपल। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन अब आपको ही नहीं पता होगा कि इसको हम प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन मैं बार बार इसको यही यूज़ करूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट की एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल है, अभी सिंगल वेरिएबल में दे रहा हूँ, आपके पास लिखा हुआ है 3x इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसका आंसर बताएं, आपके पास आंसर क्या आएगा भाई? आप माशाल्लाह सारे फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो मुझे बता दें 3x इक्वल्स टू 0 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? रमीज ने कहा इसका आंसर 0 होगा। तो रमीज अब आपने मुझे ये भी बताना 3 कहाँ चला गया? बच्चे पूछेंगे मुझसे, बार बार पूछेंगे सर ये 3 कहाँ गया, 3 कहाँ चला गया, बच्चे पूछेंगे मुझसे आगे जाके, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? सारे कुरैशी भी बोलते हैं सर 0 0 सब, दूसरी साइड पे तो चला गया, तो 3 गया कहाँ? तो हमने लिखा क्यों नहीं? आंसर डायरेक्ट 0 कैसे आया? ये स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछेंगे अभी। मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई क्यों होगा? 3 से तो मल्टीप्लाई हो तो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ है 3 से, उधर जाके क्या होगा? राइट हैंड साइड पर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा 0 से कोई भी नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? 0। बट यहां पर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x और एक 0। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज पूछता हूं, मुझे बताओ ये इक्वेशन है तो ये कौन सी इक्वेशन है? अगर ये इक्वेशन है तो कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है या नहीं है? 3x इक्वल्स टू 0। यहां पर मुझे कहते हैं कि सर ये इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है, तो इसके आंसर्स कितने होंगे भाई? एक आंसर होगा, और वो आप डायरेक्टली बता रहे हो सर x इक्वल्स टू 0 होगा। बट अगर मैं इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करूं, प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करूं, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा आइदर 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, मतलब 3 0 के बराबर है, तो यहाँ पर इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। और x का आंसर क्या आ जाएगा? अननोन वेरिएबल का आंसर आ जाएगा 0। ये चीज आपने माइंड में रखनी। अब तीसरी चीज एक और समझ लें, यहाँ पर हम इसको इस तरह नहीं लिखते अभी तक, अब हम किस तरह सॉल्व करते हैं इसको जरा ये भी समझ लें। हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स 0 बाय 3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 0, आंसर आ गया। 3 का काम ही नहीं था, ठीक है। ये एक और
एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लें जरा। देखें यहाँ पर थी सिंगल टर्म, अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, अब आपने ये नहीं करना कि y इक्वल्स टू जीरो बाय एक्स तो y इक्वल्स टू जीरो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जब दो अननोन वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो, जब दो अननोन वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो आपस में, वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं दो एक्स और वाई, अब हम इनको वेरिएबल्स कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो वेरिएबल्स हैं आपने इनको दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं करना, मतलब यहाँ एक्स वाई अगर जीरो के इक्वल है तो एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं करना, ना वाई को जीरो के इक्वल मतलब सपोज करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करना है, आइदर लिखना है, आइदर लिखने के बाद आपने लिखना है एक्स इक्वल्स टू जीरो और वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब दोनों की वैल्यूज क्या है, जीरो हो सकती हैं। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ समझ लें, ये था सिंगल टर्म थी, ये सिंगल टर्म थी, और ये भी क्या थी, सिंगल टर्म। अब डबल टर्म में देख लें, जैसे आपके पास है x प्लस टू, ये ब्रैकेट है तो ये आपके पास सिंगल टर्म होगी। अब सेकंड टर्म है x प्लस थ्री, ठीक है, और ये दोनों जो प्रोडक्ट की फॉर्म में ये किसके इक्वल है, जीरो के बराबर। तो आप सपोज कर सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस थ्री से, तो अब आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ ये हो जाएगा x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। फिर आप वन बाय वन करके इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, जैसे x इक्वल्स टू माइनस टू, x इक्वल्स टू माइनस थ्री, और ये प्रोडक्ट है और ये नंबर्स हैं। क्लियर है आपको प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट? आप मुझे बता दें, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, अब उम्मीद है कि पढ़ लिया, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता थी पहले से, सॉल्व करना आता था, नाम नहीं पता था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जाके हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट तकरीबन इम्प्लीमेंट हो ही जाता है, तकरीबन बोल रहा हूँ हो ही जाता है। तो बहरहाल इसको हम मिटा देते हैं। आपके पास ये जो सेकंड एग्जाम्पल जो मैं मिटा रहा हूँ ये बार बार आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा प्रिंसिपल लगेगा ऑफ जीरो प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब देखें इसी क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आपने लिखना है जो आप मेथड उन्होंने कहा ना और अदरवाइज, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म एक्सपेंशन हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। किस तरह? अब देखें यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो है टी स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 10, उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे 10, मैं मिडिल टर्म एक्सपेंशन यहाँ पर थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 12 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिडिल टर्म एक्सपेंशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, फैक्टराइजेशन से हम किस तरह करते हैं। तो 10 को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 120। तो जो आंसर आता है इसको हम कहते हैं LCM। ठीक है जी, जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं LCM। फिर अब आप इसका LCM ले लें 120 का। तो 120 का जब आप LCM लेंगे तो स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से, मींस 2 से। तो अब हम इसको, ये सारी चीजें आपको पता है इसलिए मैं यहाँ पर इसको अब डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है ना आपके पास, मिडिल टर्म जरा ध्यान से देख लें, ये मिडिल टर्म है। ठीक है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, तो इसके दो आंसर्स आने मींस इसके दो रूट्स हैं। तो आपके पास अगर 4 टर्म्स होंगी तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स से कॉमन लेना आसान होगा, लास्ट की 2 टर्म्स से कॉमन लेना आसान होगा। तो 7 को ब्रेक करना है, किस तरह ब्रेक करें? 7 को अगर मैं डायरेक्टली बोलता हूँ ना बेटा ब्रेक करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इसको ब्रेक कर लेते हैं 3 + 4, बचपन में पढ़ते थे। सर आप इस तरह भी कर सकते हैं 6 + 1 ब्रेक कर लें, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं 2 + 5। मतलब ब्रेक करने का मतलब है कि आप उसको ब्रेक किस तरह करते हैं, 6 + 1 में भी कर सकते हैं, 3 + 4 में भी कर सकते हैं, 2 + 5 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेक करना है आपने इस मिडिल टर्म को, वो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है,
जो हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे थक चुके होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर बार बार ये चीज़ बता रहे हैं, पता नहीं क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है, तो आप लोगों को पता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मैथ्स में थोड़े से वीक होते हैं, मतलब 70s वाले बच्चे होते हैं, उनको ये चीज़ें दोबारा रिकॉल करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, आपने कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। इन 5 नंबर्स को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि 2 नंबर बन जाए, और फिर उन 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो 7 आना चाहिए। यहाँ पर जितने भी नंबर्स आएंगे उनको आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि 2 नंबर्स बन जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि 2 नंबर्स बन जाएं, और वो 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उनको प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए, और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 7। तो मैं देखें किस तरह करता हूँ, 2 2 4, 4 2 8, 8 आ गया, 5 3 15। ये तो मुझे नहीं, आपको भी पता है, आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक नंबर बन गया 15, आपने 3 2s को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर 8। अब 15 में मैं अगर 8 ऐड करता हूं तो 23 बनेगा, अगर मैं 15 में माइनस करता हूं 8 तो मेरे पास आ जाएगा 7। तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा 10t²। अक्सर बच्चों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार -8 + 15 होगा, -15 + 8 होगा, तो इस तरह टेंशन नहीं लें, आपने जस्ट 7 को ब्रेक किया है तो बड़ा नंबर, मतलब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, बाहर t -12 = 0। किस तरह लिखा, मैं बता देता हूं किस तरह लिखा है भाई मैंने। ये जस्ट 7 को स्प्लिट किया है 2 नंबर्स में, सिर्फ 7 को। अब 7 क्या है, 7 अगर आप देखें आंसर आ रहा है ना प्लस या माइनस करके, तो यहाँ पर जस्ट ये माइनस की जगह माइनस लिखा है, इस t की जगह मैंने t ही लिखा है, और 7 को ब्रेक करके 15 - 8 लिखा, और वो कहाँ से आया, एलसीएम लेने के बाद। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो बाद में देखें, इसमें आपको गुस्सा नहीं करना, वो इसलिए नहीं करना कि यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, यार ये मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, मैट्रिक में ये बहुत आसान था, ये बहुत मुश्किल था, मुझे नहीं आता। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये मुझे उस वक्त नहीं आता था तो अब मैं कैसे समझूंगा, तो इस चीज़ को निकाल दें अपने जहन से। मतलब आप अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं कि यार क्यों नहीं करवाया था, टीचर ने नहीं करवाया था, मुझे नहीं आया था, उस वक्त मैं नहीं पढ़ता था। तो ये चीज़ समझ लें, अगर मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ नहीं आती तो समझ लें आप मैथ्स में वैसे ही फेल हैं, ठीक है, मैथ्स में आप वैसे ही फेल हैं। इसमें बुरे और अच्छे की बात नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं आती जो मैं खामे खामे इतना टाइम लगा रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये चीज़ अगर आप ओ लेवल्स में जाएँ, ओ लेवल्स की क्लास में, क्लास 7th में है ये चीज़, क्लास 7th में अगर आप पढ़ेंगे तो ये ओ लेवल्स में मिडिल टर्म जितनी मैथ्स आप अभी पढ़ रहे हो ना, छोटी मोटी चीज़ें, ये क्लास 8 तक हम ओ लेवल्स में पढ़ा देते हैं, ठीक है, ओ लेवल्स में पढ़ा देते हैं, आखन बोर्ड में भी, ओ लेवल्स में भी। हाँ, अगर आप कहीं फेडरल बोर्ड की तरफ भी चले जाते हो ना तो वहाँ पर भी ये क्लास 9th में चीज़ें पढ़ाते हैं। अगर आप सिंध बोर्ड की बात करते हैं तो ये चीज़ें मैट्रिक में आती हैं, और मैट्रिक से पहले ये चीज़ नहीं आती, तो इसमें हमारे बोर्ड का भी थोड़ा बहुत मतलब फ्लो है कि वो आपको ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ाते। तो ये बहरहाल अब मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। ये आ जाएगा 10t² -15t + 8t -12 = 0। इस माइनस को 15 से मल्टीप्लाई किया, -15 हो गया, आगे t भी मल्टीप्लाई कर हो रहा था, मतलब -15t, माइनस को 15 से किया और फिर आगे t से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इस माइनस को आप 8 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर t से ही मल्टीप्लाई करवाएं, तो माइनस माइनस प्लस और 8t आ गया। अब आपने स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। देखें 10 और 15 किस टर्म में आती हैं, सॉरी कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो जब आप 5 के टेबल में यहाँ लेंगे तो 5 आ जाएगा, और t² है, यहाँ पर t है, तो t की पावर 2 है, इसका मतलब है 2 t है इसके पास, तो एक बाहर कॉमन, रिमेनिंग 2 आ जाएगा, 2 लिखा नहीं मैंने। तो इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स, तो 2 आ गया, एक टी बाहर चला गया तो एक अंदर आ गया, माइनस की जगह माइनस। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, टी बाहर चला गया तो 2t - 3। अब यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 2t - 3 आया, तो नेक्स्ट में भी जो मैं कॉमन लूंगा तो उसमें भी 2t - 3 ही होना चाहिए। तो 8 और 12 है, 4 के टेबल में आते हैं। अब ये नहीं पूछेगा सर 2 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं बट मैक्सिमम कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। जब 4 के टेबल में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 8 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t - 3 = 0। अब यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक दफ़ा लिख दें
और जो आपने कॉमन लिया है, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट से पहले आपने 5t कॉमन लिया था, सेकंड में +4 लिया था, तो ये आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, जीरो इधर है, तो प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा आइदर 2t - 3 इक्वल्स टू 0, 5t + 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2t इक्वल्स टू 3 और t इक्वल्स टू 3/2। ये आ गया इसका फर्स्ट रूट और ये आ गया इसका सेकंड रूट अगर आप लिखें, और इसके बाद t इक्वल्स टू -4/5। तो अब आपने इसका क्या करना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट में आप बताएंगे कि इसका आंसर है 3/2, -4/5 आंसर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें, ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिंप्लीफिकेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर देती है, याद रखिएगा, छोटी सी गलती यहाँ पर, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी और फिर आपको नंबर्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें। 3/2 और -4/5 इसका सॉल्यूशन सेट है, ये आंसर आ गया इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है 2y, उससे थोड़ा सा एक ऐड कर दिया उसमें, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड किया है वो भी अभी पता चल जाएगा। और ऐड क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में जस्ट 13 दिया था, अब यहाँ पर दे दिया y² + 7y, ठीक है। तो अब यहाँ पर सुन लें, ज्यादातर फर्स्ट ईयर की मैथ्स में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी। क्या आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिडिल टर्म एक्सपेंशन बिल्कुल मेन है, बार बार मिडिल टर्म एक्सपेंशन आएगी तो उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आप पढ़ के आ चुके हो, वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, तो ये भी पता होना चाहिए। बस ये दो चीजें हैं आखिरी की सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, कि एक मिडिल टर्म एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए। अब जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, ये तो अब आपको पता होनी चाहिए कि टर्म्स को शिफ्ट करना है किस तरह करना है, मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से तो किस तरह करना है, ये बिल्कुल बेसिक हैं जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर भी ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, बट यहाँ जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो मैं डायरेक्टली लिख लेता, बट अब जीरो नहीं है तो इसलिए मुझे इसको सॉल्व करना होगा। 2y को y से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2y²। 2y को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 4 2 8y। -1 को y से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा -y, और -1 को मल्टीप्लाई कर लें -4 से तो +4 से तो हो जाएगा -4, और इधर आपके पास y² + 7y, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर प्लस में आए वहाँ पर सारी टर्म्स को लेके जाना है। क्या कहा, अगेन रिपीट कर लेता हूँ, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उस तरफ तमाम टर्म्स को शिफ्ट करना है। किस तरह, कि आंसर पॉजिटिव आ जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2y² और यहाँ पर क्या है y²। अब अगर मैं इस 2y² को उधर भेजूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, इस y² को इधर लेकर आऊंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2y² + 7y, क्योंकि 8y में से 1y माइनस करूंगा तो 7y -4, और फिर ये वाली टर्म्स आ गई y² - 7y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 2y² में से 1y² माइनस करेंगे तो जस्ट आ जाएगा y²। और नोट किस तरह करेंगे कि भाई हमारे पास ये लाइक टर्म्स हैं, हम नोट करेंगे इस तरह, डॉट से मैं शो कर रहा हूँ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ स्क्रीन को तो वो गायब भी हो जाते हैं, ठीक है। डॉट से शो हो रहा है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, टिक कर रहा हूँ तो इससे पता चल रहा है मेरे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, जो बच गए वो सेम है। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, 2y² - 1y², 1y², 7y में -7y कर दें
कैंसिल, जीरो आएगा, जीरो वाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट आपके पास अब बच रहा है -4 इक्वल्स टू जीरो। अब देखें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इस तरह कर लें, y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। तो याद रखिएगा जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे और स्क्वायर रूट लगाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आएगा आपके पास, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। इसके दो आंसर्स आ गए। अगर आपने इसको अलग अलग करके लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं +2 y इक्वल्स टू -2। सॉल्यूशन सेट में आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू प्लस का 2 माइनस का 2, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं +- का 2, मर्जी आपकी अपनी है। अब देख लें क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन कहाँ बनी थी, यहाँ क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनी थी, ज़रा गौर से देख लें। जो मैंने आपको बताया ना कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतना ही उसके रूट्स होंगे, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो कितने आंसर्स आए, 2 आंसर्स आए। जब मल्टीप्लिकेशन करनी हो, अरेंजमेंट करनी हो, उस वक्त इक्वेशन का नहीं पता चलता कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। तो जल्दी से अब आप मुझे इसके बाद पार्ट नंबर 4 करेंगे, अभी 3 नहीं करेंगे, पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 4 राइट डाउन कर लें आप लोग, और राइट डाउन करने के बाद उसको सॉल्व करना शुरू करें। दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन है, पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो मैं आपको तकरीबन तकरीबन मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 8:25 हो रहे हैं, 8:30 तक का टाइम है आपके पास, इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। मैं जस्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि कल शायद किसी के पास बुक भी नहीं थी, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास पार्ट 4, सॉरी पार्ट 3 मैंने यहाँ लिख दिया, पार्ट 4 है x+2 मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 से। जिस तरह यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन की है इस तरह आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, और यहाँ है 4x-1 इंटू x-2, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारी टर्म्स को एक तरफ अरेंज करेंगे। जल्दी से आपके पास है 5 मिनट्स, सॉल्व करें। तो टोटल 3 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, और आपको टास्क दिया हुआ है 2 मिनट तकरीबन बाकी, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें।
जी बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा मिडिल टर्म होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर थ्री टर्म्स है तो मिडिल टर्म होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह ट्रीट करना है डिपेंड करता है। थ्री टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म से हो सकता है, बट अगर जिस तरह प्रीवियस में पार्ट टू में देखें आप, टू टर्म्स हैं तो हमने उसको किस तरह सॉल्व किया है, इस तरह भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है क्या आंसर आ रहा है, हमें तो याद नहीं है कोई। मैं सॉल्व कर रहा हूँ शुरू के चार स्टेप, उसके बाद जैसे टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं देखूंगा कि किसका आंसर मेरे पास जल्दी आता है। मुझे यहाँ पर रमीज ने आंसर बताया सर, एक्स का आंसर एक आ रहा है 0 और एक एक्स का आंसर आ रहा है 4। तो बेटा आप रमीज, अगर आपने आंसर फाइंड कर लिया तो इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 आप सॉल्व करें, इस तरह आपने बैठना नहीं आराम से। ओके क्लास, तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन इसका तकरीबन 5 मिनट आपको दिए थे, तो छठे मिनट में मैंने भी इसको सॉल्व कर ही लिया। मतलब मैंने तो खैर 3 मिनट में ही सॉल्व कर लिया, तो आपने भी 3 मिनट में सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर आंसर आया आपके पास, हाँ डिवाइड में है, कोई मसला नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे रमीज़ आप, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने, यहाँ पर से तो बहुत इजी था, तो टर्म्स को मैंने डायरेक्टली शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड किया, ऐड करने के बाद लाइट टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया था। तो यहाँ पर -3x कॉमन आया, तो -3x कॉमन लेने के बाद x-4, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट किया, तो देखिए -3x इज इक्वल टू 0, मतलब इस पूरी टर्म को 0 के बराबर रख दिया और x-4 को भी 0 के बराबर कर दिया। अब ये -3 0 से डिवाइड हो जाएगा, आगे जाके मैं जस्ट बोलूंगा और आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0। ये स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, ये वाला स्टेप मैं नहीं लिखूंगा जो मैंने यहाँ पर ये शो किया है। आगे जाके हमें ये स्टेप नहीं करना फर्स्ट ईयर की मैथ्स में। लिखना तो अगर आप चाहते हैं तो लिख लें, कोई मसला नहीं है, लिखने के नंबर नहीं है, ठीक है। बट अगर लिख लेंगे, अगर आप डरते हैं इस चीज़ में कि भाई मैं गलती कर देता हूँ, तो फिर आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। बट अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो फिर अब आप नहीं लिखें तो बेहतर है, क्योंकि लिखने में टाइम तो लगता है। और हर क्वेश्चन, ये तो अभी बिल्कुल बच्चों वाले पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन आपके पास जो सॉल्व करने के लिए आएगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होंगे। तो यहाँ पर 0 को जब -3 से मैंने लिख दिया, डिवाइड हुआ, तो आंसर 0, कैलकुलेटर में भी चेक कर लें, और यहाँ पर x इक्वल टू 4, तो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिख दिया। तो ये इसका फाइनली आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2 3 और इसके अंदर पार्ट नंबर 5 है आपका। ये सारी बेसिक सिंप्लीफिकेशन है जो आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 5 - 3x ओवर, ये चीज़ें आपको सबको पता हैं, ठीक है। और 3x + 5 ओवर
2x प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए जस्ट मुझे सिर्फ एक स्टेप चाहिए, बाकी आप सॉल्व खुद करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 माइनस 3x। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर भी फुल फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है। इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर क्योंकि टू टर्म्स हैं तो आप इसको ब्रैकेट में कर दें, क्या 5 माइनस 3x, और यहाँ पर 2x प्लस 6 है, ये भी टू टर्म्स हैं तो आप उधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये पहले से लिखा हुआ है 3x प्लस 5, तो आप जस्ट लिखोगे 3x प्लस 5। ठीक है, अब ये 3 माइनस एक्स आपने उधर जाके मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अब ये कौन सा पार्ट बन गया, पार्ट 4 की तरह बन गया। ठीक है, पार्ट 4 में इसी तरह दी थी सीक्वेंस, आपने मल्टीप्लाई करवाया था, अब उसने उन्होंने एक और स्टेप बढ़ा दिया। ठीक है, स्टेप बढ़ा दिया तो पार्ट 5 भी कह दिया। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, जल्दी से अब इसको सॉल्व करें। और याद रखिएगा, मसला नहीं है, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो खुद भी सॉल्व करना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी फिजिकल क्लासेस नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगी, ट्यूसडे से। तो काम प्रीवियस होना चाहिए आपके पास। तो रजिस्टर आपने परचेस कर लिया होगा, तो रजिस्टर खरीद लें, कैलकुलेटर खरीद लें। कैलकुलेटर मैं आपको खैर बाद में बताऊंगा, अब जब फिजिकली आप आ जाएंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, बुक भी होनी चाहिए, तो काम भी होना चाहिए, पेपर कॉपी में रजिस्टर में मैं चेक करूँगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ थोड़ा सा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 5 को 6 से करेंगे तो 30, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, x को x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस 6 3 ज़ा 18 x, 3 3 ज़ा 9 x, और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5x। ये है आपका फर्स्ट स्टेप। इसमें आप आगे आगे चल रहे होंगे, मैं आपसे पीछे चलूंगा, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। इसलिए मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली जल्दी जल्दी नहीं लिखूंगा, आप खुद भी करें, ताकि आप गलत करेंगे ना तो जब जाके सीखेंगे कि हाँ यार गलती कर दी। जब तक गलती नहीं होगी तो सीखेंगे नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करके अरेंज करके डायरेक्टली लिखना है आपने। अब दोनों तरफ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, तो सारी टर्म्स को आपने एक तरफ अरेंज करना है और फिर लिखना है। ओके जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसको अरेंज इस तरह करेंगे कि माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, वहाँ से आपने शिफ्ट कर दिया, इसको इस तरह करके लिखना है आपने। फिर माइनस 8x यहाँ पर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट कर रहा हूँ टर्म्स को। अब ज़रा ध्यान से देख लें आप लोग। माइनस 6x स्क्वायर, मुझे टाइम भी बचाना है और स्टेप्स भी बचाने, तो माइनस 6x स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस 3x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, माइनस 8x एज इट इज़ लिखा, प्लस 4x इधर आके माइनस 4x हो गया, प्लस 30 एज इट इज़ लिखा, प्लस 15 था इधर आके माइनस 15 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 0 आ गया आगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। माइनस का 6 प्लस का 3, तो आपके पास माइनस का 3, माइनस का 8 माइनस का 4 तो माइनस का 12, प्लस का 30 माइनस का तो प्लस का 15। अब देखें कॉमन ले लें, क्योंकि अब तीनों टर्म्स में एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है और वो है 3, तो उसके साथ
अगर माइनस भी ले लें क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा तो आसानी होगी, तो -3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 के टेबल में 4 आता है और 12 आ जाता है फिर, तो -3 5 ज़ा 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर आप इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करवाना तो ये -3 0 से डिवाइड होगा, मैंने कहा था मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं आगे जाके बताऊंगा आपको बट लिखूंगा नहीं, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ लगेगी मिडिल टर्म एक्सपेंशन, तो अब मुझे यहाँ पर जल्दी से आप लोग बता दें फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स मतलब समझ गए आप, जिस तरह अभी पिछले दिन हमने किया था फैक्टर बताया था, फैक्टर्स कहते हैं हम, वो जो प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट में दो दो आंसर्स आइदर करके आते हैं ना, उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो बहरहाल आप मुझे बता दें यहाँ पर मिडिल टर्म एक्सपेंशन में वो कौन से दो नंबर हैं जो मैं यहाँ पर लिखूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 आ जाए। तो किस तरह करेंगे, चले मैं खुद भी यहाँ पर आपको बता दूं। 5 लिखा हुआ है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है 5, तो इसको हम कहते हैं LCM, इसका हम LCM ले लेते हैं 5 का, तो 5 1। अब देखें एक ही तो नंबर आ रहा है 5 और 1, तो सम टाइम इस वाले 1 को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रेयर केसेस में अगर हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनते तो हम उसको इस तरह सॉल्व करते हैं, ये वाला 1 हम ले लेते हैं। तो अमान ने मुझे बता दिया है वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें मैं यहाँ पर हमेशा इस तरह लिखूंगा 5 - 1, प्लस की जगह प्लस, एक्स की जगह एक्स, 4 को ब्रेक किया 5 - 1 में, आ गया आगे -5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो रिमेनिंग होगा x प्लस 5, -1 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग होगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम लिखा और जो कॉमन लिया था आपने वो एक दफ़ा लिख लिया। अब यहाँ पर आपने आइदर लिखा, आइदर करने के बाद x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कल रखा था ना, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लेट सपोज करके, तो उनको फैक्टर्स कहते हैं, तो इसको भी फैक्टर्स ही कहते हैं। x इक्वल्स टू 1, सॉल्यूशन सेट में आपका आंसर आ गया -5 का -5 कॉमन 1। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 सॉल्व करें, 6 पहले 6 कर लेते हैं, क्योंकि 3 में मुझे एक चीज़ बतानी है आपको ना, इसलिए मैं अभी वो नहीं करवा रहा, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में उसमें LCM में किस तरह निकलवाऊंगा जस्ट वो आपको बताना है, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं छेड़ रहा। अब पहले ये देख लें पार्ट नंबर 6 किस तरह होगा। लिखा हुआ है LMX स्क्वायर, अरे भाई एक तो टच स्क्रीन है, इसकी वजह से सारा प्रेस करते हैं ज़्यादा तो वो लिखता नहीं है, गायब हो जाता है, आराम से लिखना पड़ता है। LX स्क्वायर, सॉरी LMX स्क्वायर था, LMX स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस LN X माइनस MN इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है सिंपल सा, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, जिसको बच्चे कहते हैं ना, अबे भाई इतना बच्चों वाला सवाल था वो भी तुमने नहीं किया, बहुत बच्चों वाला सवाल है, किस तरह करना है अब ये देख लें। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट LMX स्क्वायर, इस प्लस को M स्क्वायर को और X को मल्टीप्लाई किया, मतलब प्लस M स्क्वायर और X को मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा M स्क्वायर X, इस प्लस इस माइनस LN और X को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस LNX माइनस MN इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, L है कॉमन नहीं है, M और X कॉमन है, M और X याद रखिएगा, यहाँ पे सारे ABCD LMNX इस तरह के फॉर्म में। कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल है यहाँ पर जिसकी हाईएस्ट पावर है 2, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब वो रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर x है और उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर l है तो यहाँ पर l है बट यहाँ पर l नहीं है, लेकिन l की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर m है, m स्क्वायर है, यहाँ पर m है,
तो इसलिए तीनों टर्म्स में m आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक कंसिडर नहीं की जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वजह से और सेकेंड टर्म में x की वजह से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और थर्ड टर्म में कोई x नहीं है। तो यहाँ पर अब आप m कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग होगा एल एक्स। इस स्क्वायर गलत लगा रहा था मैं, स्क्वायर का मतलब था यहाँ पर कि आपके पास टू पावर्स हैं, एक आपके पास कॉमन में चली गई। तो यहाँ पर एल एक्स प्लस एम स्क्वायर, एक m बाहर है तो एक m अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस प्रॉब्लम कर रहा है, सही से लिख लो भाई। तो अब यहाँ पर एल एन है और यहाँ पर एम एन है, तो यहाँ पर हमारे पास n कॉमन आ रहा है और माइनस कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है और माइनस कॉमन आ रहा है। तो लिख लेते हैं, माइनस n कॉमन लिया तो रिमेनिंग एल एक्स प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया रिमेनिंग m इक्वल्स टू 0। आइदर कर लें, आइदर करने के बाद या इससे पहले एक और स्टेप लिखना था, तो मुझे ज़्यादा जल्दी है, इसकी वजह से मैंने लगता है जल्दी बोल दिया, एम एक्स माइनस एम। तो एल एक्स प्लस एम रिपीट हो रहे थे, उसको एक सिंगल टाइम लिखा, जो कॉमन लिया था एम एक्स और माइनस एन उनको एक फैक्टर बना दिया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम ओवर एल। ये प्लस एम है, उधर जाके माइनस एम हो गया, एल मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया, यहाँ हो जाएगा n ओवर m। तो सॉल्यूशन सेट हो गया माइनस एम बाई एल n ओवर m। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें आप लोग, ऐसा ना हो फिर आप कुछ पूछे नहीं और सोचेंगे सर ने कहा ही नहीं था कि पूछें कुछ। तो कुछ पूछना है तो पूछ लें। फैक्टराइजेशन मेथड से अभी तक मैंने इसको सॉल्व किया है। मैं अभी आपकी तस्वीर खींचने वाला था, पता है आपको, मैं आपकी अभी तस्वीर खींचने वाला था। मैंने अभी सिर्फ मोबाइल उठाया था कि आप उड़ गए, आपने मेरी तरफ देख लिया। कह रहा हूँ मैं आपकी तस्वीर खींचने वाला था, देखें आप कितने थके हुए हैं और डबल डबल काम कर रहे हैं। सारे कुरैशी ने कहा सर 10x कहाँ गया, कौन सा 10x कहाँ।
कौन सा 10x है भाई, समझ में नहीं आ रहा। ये वाला 10x कहाँ चला गया, देखें यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, ये वाला 10x और ये वाला 18x, दोनों को सॉल्व किया है, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया है, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया है तो फिर आंसर आया है। ये 10 का x और ये माइनस का 18x, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 8। इसी तरह ये 9 का x और माइनस का 5x, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये रहा 4x, और इसका आंसर ये रहा। अरेंज भी कर दी, ऐड भी कर दिया, आपने भी इसी तरह करना है, ठीक है। तो आपने भी क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करना है, इसमें आपका टाइम भी बचेगा और इसमें आपकी सिंप्लीफिकेशन भी सही हो जाएगी अगर आप फॉलो करते हैं मुझे तो। अच्छा जी, अब चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एलसीएम लेना सीखते हैं भाई अब हम। लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। 9 o'clock होने में, मतलब 9 बजने में 5 मिनट जब होंगे हम क्लास को ऑफ करेंगे। तो अभी हम पार्ट नंबर जो 3 है वो करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाऊंगा कि आपने एलसीएम किस तरह लेना है। और हेडिंग है हमारी हाउ वी टेक एलसीएम, ठीक है। अब हमारा एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं जस्ट आपसे पूछूंगा कि बेटा एलसीएम क्या होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं एक एमसीक्यूज आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ये बच्चों वाले नंबर्स नहीं दे रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड x+1, एलसीएम क्या होगा इसका, कोई बता सकता है मुझे। देखें सोइएगा नहीं, मतलब क्लास में सोना नहीं है, एक्टिव रहना है और मुझे जस्ट बताना है। क्यों आपके लिए करवा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली करवा सकता हूँ। और मैं जस्ट एक सेंटेंस बोलूँगा आपको कि आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है, मैं आपको क्यों बताऊँ, आप पढ़ के आए घर से, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं टोटली नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो जस्ट आप मुझे बता दें कि एलसीएम क्या होगा x² x और x+1 का। जिसमें आपको पहले एसेस करता हूँ कि आपको कितना आता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम हम किस तरह लेते हैं। अभी तो सिंपल एलसीएम की बात कर रहा हूँ और डिफरेंट क्वेश्चंस लिखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 1 था, ये 2 है, इसका एलसीएम बताएं। अच्छा अगर आपको नहीं आता, ए, अरे भाई a² a³ का एलसीएम क्या होगा, यहाँ एलसीएम बताना है आपने, ठीक है। ये डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आया, ये तो देखकर ही पता चल जाता है। एमसीक्यूज हैं ये आपके पास, एमसीक्यूज भी नहीं आते ये वाले, तो बच्चों वाले एमसीक्यूज हैं ये वाले, तो ये एमसीक्यूज भी नहीं आते पेपर में, तो ये तो डायरेक्टली देखकर ही पता चल जाता है सर एलसीएम क्या है इसका। किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता, मतलब चले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर देते हैं। पहला वाला मुश्किल है, चलें, मैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये वाला बहुत आसान है, ये वाला भी बहुत आसान है। इसका एलसीएम क्या होगा, एक लेटर पे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलें आप भी सो जाएं, मैं भी सो जाता हूँ, मसला नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, मसला नहीं है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर अब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने इंटरेस्ट नहीं लेना तो मैंने किस चीज़ का इंटरेस्ट लेना, जब आपका रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको सारी चीज़ें पता हैं। तो पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि रिप्लाई नहीं आता तो मैं यहाँ पर यही कंसीडर करता हूँ कि भाई आप लोगों को माशाल्लाह सब कुछ आता है, और जब सब कुछ आता है तो फिर बताने की ज़रूरत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है x+3। चलें अब मैं एक काम करता हूँ, आपको ये होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चन, ताकि अब आप ये देखें ना, ये होमवर्क में आपके तीनों पार्ट्स ना होमवर्क में, ठीक है। जब आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं आपको, वॉइस क्लियर नहीं है, कोई मसला नहीं है बेटा, आई होप कि अब आपको क्लियर होगी, ठीक है। मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आप देख लें क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। ये क्वेश्चन फिर मैं आपको जो नेक्स्ट वीक होगा ना, नेक्स्ट वीक में जो मंडे वाली क्लास है आपकी, उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे।
तो उससे पहले आपने ये देखना है कि हम एलसीएम किस तरह लेते हैं, किसमें, वेरिएबल में। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं अब आपसे पूछूंगा तो अब आपका रिप्लाई आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ एलसीएम क्या होगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 2। अब मुझे रिप्लाई आना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ना कि जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा ना कि बताएं इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम लेना है, क्या आंसर आएगा? रिप्लाई आया, कहते हैं रमीज 4 होगा। रमीज कहते हैं सर 4 होगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा हमारे पास? 2 4 16 का एलसीएम। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए और आप लोगों को पता है, बस डरते हैं आप बताने से। अभी सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो सॉल्व करना शुरू, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है ना, जिस तरह हम पढ़ते हैं, हम लोगों का जो क्राइटेरिया पढ़ने का, वो क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, उसके बाद हमें मेथड बताया जाता है कि बेटा ये मेथड है, ठीक है। और अब आप पिछले 8-9 सालों से इस तरह पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जिस तरह क्लास 1 में टीचर ने कहा बेटा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन याद कर लो। पहले टीचर ने क्या कहा? पहले टीचर ने खुद रीड किया चैप्टर, या आपसे रीड करवाया, उसको समझाया, उसी को पढ़ा के समझा दिया। समझाने के बाद आपसे कहा कि अब बेटा कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फिर टीचर अगले दिन इस्लामियत, उर्दू, साइंस, एसएसटी सब में इसी तरह होता है, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन टीचर ने करवा दिया, बेटा यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख लो, नहीं तो बोर्ड पे करवा दिया। फिर इंग्लिश में भी यही होता था, उर्दू में भी। मैथ्स में क्या होता था? मैथ्स में टीचर ने क्वेश्चंस करवा दिए जितने करवाने थे, होमवर्क वो वाला क्वेश्चन देते थे जो टीचर ने सेम एज इट इज करवाया वही दे दिया बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस तरह आपको प्रैक्टिस होती गई होती गई होती गई, और अब आपको आदत हो गई कि यार टीचर ही करवा दे, हमने कुछ कुछ नहीं करना। अगर मैं एक छोटे से नॉर्मल से एक अच्छे से स्कूल की बात करूं तो उसमें बताऊं क्या होता है। अब ये होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन या कुछ इस तरह की चीजें हैं ना, पहले टीचर अब किस तरह पढ़ाती हैं, जिनको स्टूडेंट्स ना बुरा भला कहते हैं, किस तरह कहते हैं भाई, अब ये समझ लें। यहाँ पर जब 4 5 6 7 8 मतलब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं आजकल, उनको अगर टीचर कहती है ना बेटा कल आपने ये चैप्टर पूरा रीड करना है, ये चैप्टर आपने कल पूरा रीड करके आना है, तो बच्चे रीड नहीं करते, वो कहते हैं यार कल पढ़ा देंगे टीचर। और फिर टीचर क्या कहती है, बेटा कल आपने ये रीड कर लिया था, 2-4 बच्चों से पूछे बेटा हाँ आपने क्या पढ़ा, एक बच्चा बताता है सर इसके अंदर ये था, दूसरा बताता सर इसमें ये था, बेटा आपने क्या पढ़ा, बोले सर इसमें ये था, बस ठीक है बेटा अब कल आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करना है। डिस्कस हो गया हमारा चैप्टर। अब क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, फिर अब आपको क्या आदत होती थी, यार उससे ले लो उससे ले लो उससे ले लो, उसने किया है, तो बच्चे इस तरह ले लेते हैं, उनसे आंसर्स कॉपी कर लेते हैं। नॉर्मल स्कूल से जो 3 बच्चे 4 बच्चे काम कर रहे हैं ना, उन्होंने तो उस अपने स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो कर लिया, जो बाकी हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेते फिर वो उनसे काम छापते हैं। फिर जब पेपर में आते हैं ना, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वो कर नहीं पाते, तो फिर टीचर्स ही बोलते हैं यार इनको पास कर दो। तो बहरहाल ये इतना हमारे पास मतलब सिंध बोर्ड के अंदर या हमारे स्कूल्स के अंदर ये कहानी है कि बच्चों को सारा काम खुद ही करवाते हैं। यहाँ तक कि मैं भी अब वही करवा रहा हूँ, क्योंकि 10 साल के बाद अगर मैं आपको बोलूँ बेटा एक करवा दिया, 6 के 6 ऐसे ही हैं, 6 पार्ट्स दिए हुए, 6 के अंदर 6 पार्ट्स हैं, मैं बोलूँ बेटा सब एक जैसे हैं, सारे कर लेना खुद ही घर पे बैठ के। नेक्स्ट डे आप बताऊँ क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार सर ने तो हमें कम, आप अपने अम्मी अब्बू को बोलेंगे सर ने सवाल ही नहीं करवाए हमें, ठीक है सवाल नहीं करवाए, कहा था कि आप घर से कर लें। फिर अगले दिन अम्मी अब्बू आ जाएंगे, बोलेंगे भाई आपके टीचर तो काम ही नहीं करवाते, वो तो बोलते हैं सारा काम खुद कर लो, मैंने समझा दिया। तो अब आप मुझे बताएं, अब खाली अगर मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा ना, सिर्फ समझाऊंगा, क्वेश्चंस कॉपी करवाऊंगा, तो भी मुझे तकरीबन 1.5 साल चाहिए लिखवाने के लिए, ठीक है। मतलब क्लासेस के अंदर अगर हम 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास लेते हैं तो हम मुझे तकरीबन भी 1.5 साल चाहिए आपको लिखवाने के लिए सारे क्वेश्चंस। तो इसके लिए ना ये जो 1.5 साल है इसको 1 साल में कंप्लीट करने के लिए ना यहाँ आदम जी में एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जिसमें हम संडे वाले दिन आते हैं। और उसको आप बताऊँ क्या समझते हो, उसको समझते हो बर्डन, कि यार बर्डन है संडे वाले दिन कौन जाएगा। तो बहरहाल ये जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, एलसीएम हमें किस तरह फाइंड करना है ये आपने समझना है। सिर्फ रमीज़ जो है वो क्लास में एक्टिव हैं, यहाँ पर बाकी जो है वो एक्टिव नहीं है।
तो आपको जस्ट ये टास्क दिया जा रहा है, जो 4-5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप सब ने ये एलसीएम देखना है कि किस तरह फाइंड किए जाते हैं। फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।